जय महाराष्ट्र. मी रुचिता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत पुन्हा एकदा. दर शनिवारप्रमाणे आजही आपण पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याशी संवाद साधणार आहोत आणि सामाजिक आणि राजकीय विषयावरची भविष्यवाणी त्यांच्याकडून ऐकणार आहोत. आज बघूया तर कोणत्या विषयावर भाष्य करतात, कारण आतापर्यंतचा लौकिक असा आहे की ही या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 100% खरी ठरत असते. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस मंच पे, इस प्रोग्राम में. और आज क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्र से रिलेटेड विषय है जो जिनके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे. बिल्कुल. तो कहिए पहले महाराष्ट्र की फिलहाल कुंडली क्या कह रही है? जी जी, देखिए, महाराष्ट्र की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो महाराष्ट्र संतों का स्टेट है. यहाँ पे तुकाराम, मौली और पंढरपुर में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पर मुंबई में मुंब्रा देवी और हाजी अली और साथ में महालक्ष्मी स्थापित हैं. इसलिए महाराष्ट्र को देवभूमि भी मैं कह सकता हूँ. तो डेफिनेटली महाराष्ट्र के लिए अच्छा ही है. और जो आपने पूछा कि कौन कौन से विषयों के ऊपर बात होगी, तो डेफिनेटली बहुत देर से लटका हुआ एक विषय है कि कब देवेंद्र फडणवीस की मिनिस्ट्री में एक्सटेंशन कब होगी और कब वापस लोग जो हैं बनेंगे. अभी खड़से साहब नहीं है तो रेवेन्यू मिनिस्टर कौन बनेगा, और आगे कुछ लोग इंतज़ार में हैं कि किन लोगों को मिनिस्ट्री मिल सकती है. तो इसके ऊपर एक तो चर्चा करेंगे, और दूसरा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा कांग्रेस के लिए है. तो एग्जम्पशन तो हो गई, तो दूसरा ज्वलंत मुद्दा कांग्रेस का है कि दिग्गज नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता, बहुत सीनियर लीडर जो राजीव गांधी के परम मित्र रह चुके हैं, जो इस वक्त राजस्थान और गुजरात के प्रभारी भी हैं, उन्होंने मतलब कहने का कि इस्तीफा दे दिया है. उसके ऊपर चर्चा करेंगे. और मोदी जी का धड़ाकेदार भाषण, और फिर मौसम, फिर बीएससी, एनएससी, गोल्ड, सिल्वर, एज यूजुअल हम आपके समक्ष ये सब बातें रखेंगे. और इनके बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष की नज़र क्या कहती है, डेफिनेटली आपकी तरफ पहुंचाया जाएगा. बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि हमने देखे कि बहुत सारे इसमें से विषय हैं जो राज्य से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं. और इस वक्त महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि कई बार ऐसी अटकलें उठती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और होता ही नहीं है. तो क्या इस बार जो हवा दिख रही है, क्या वो असल में इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार आपको दिखता है? और अगर होता है तो कौन से बड़े नेता होंगे जिन्हें मंत्री पद मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आज के गोचर की बात करते हैं तो कन्या राशि में कहीं ना कहीं, सॉरी, नॉट इन कन्या राशि, कहीं ना कहीं अगर हम आज के गोचर की बात करते हैं तो गोचर में सिंह राशि में सिर्फ एक ही आधे घंटे 2 घंटे का फर्क पड़ा है. अच्छा. कन्या में चला जाएगा. तो सिंह राशि में चंद्रमा जो है भ्रमण कर रहे हैं, और साथ में मघा नक्षत्र है. क्योंकि ये गोचर और प्रश्न कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि कब क्या कैसा कहाँ होता है. आपने देखा होगा कि बहुत सी भविष्यवाणियां जिनके हमको जन्म तारीख भी नहीं मालूम होते, हम उसके ऊपर कर देते हैं. क्योंकि गोचर और अष्टमंगल प्रश्न कुंडली एक ऐसा अध्ययन है जिससे निकल कर आई हुई भविष्यवाणियां बहुत कम गलत होती हैं अगर आपने उसके ऊपर प्रॉपरली अध्ययन किया है. पर्टिकुलरली ज्योतिष के जानने वालों तक मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूं. अब आपने जो सवाल किया है कि पिछले 1.5 सालों से, जब से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये बात चल रही है कि कब मिनिस्ट्री में एक्सटेंशन होगी. तो कब लोगों को, नए लोगों को, या पुराने लोग जो वेट कर रहे हैं जिनको अभी तक नहीं मिली, वो कब तक आ सकते हैं सत्ता में. तो मेरे हिसाब से जो आज का गोचर अगर हम निकालते हैं तो 17 तारीख, यानी यही 17 तारीख फ्राइडे को, फ्राइडे से लेकर 27 तारीख तक ये डेफिनेटली ये उनको अनुमति मिल सकती है, जिससे कि राष्ट्र में जो लोग वेट कर रहे हैं उनको मंत्री पद मिल सकता है. इसमें हो सकता है कि शिवसेना के नेताओं को भी 1-2 पद जो हैं और मिले. और अभी आपने नामों की बात की, तो नामों में डेफिनेटली विनायक मेटे हैं और भालेराव हैं, जो विदर्भा के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको मिल सकती है. फिर चंद्रकांत दादा हैं जो उनको एक्सटेंशन मिल सकती है। यहाँ तक हम कुंडली की बात करें तो चंद्रकांत बच्चू पाटिल जो हैं
वो आरएसएस के बहुत ही पुराने और सीनियर नेता माने गए हैं। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के करीबी माने गए हैं। हो सकता है कि ये रेवेन्यू ही उनको मिल जाए, और कहीं ना कहीं जो लोग इंतज़ार में हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनको सबको मैं यहाँ पे समावेश नहीं कर सकता, मगर दिग्गज जो मेन लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनको साथ दिया और उनको सपोर्ट दी, डेफिनेटली उन लोगों के नाम हैं। उसमें जानकर भी हो सकते हैं, मेटे हो सकते हैं, भालेराव तो डेफिनेटली उनको भी कोई ना कोई बर्थ मिल सकती है। तो सब मिलाकर अगर हम समावेश मिलाया जाए तो आपने जो डेट्स पूछी हैं 17 से लेकर 27 तक, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों 18 जुलाई को अधिवेशन शुरू होता है। उससे पहले पहले डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस जो हैं इस चीज़ को ठप्पा लगा देंगे और मंत्रियों की सूची आपको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी जो नए मंत्री पद संभालेंगे वो मिल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि डेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि होगा होगा और बाद में होने से रह जाता है। नहीं, हमने हर बार बोला कि इसकी ये मुश्किल है, और हर बार इसी बात के ऊपर मैंने भी आपके समक्ष चर्चा की, मगर अभी हाथी निकल गया पूंछ रह गई, ऐसा समझ लीजिए। मगर कुछ नेताओं को तकलीफ भी आने वाली है अगले कुछ महीनों में, जो हम अपने राजमंत्र के हर वीक के कार्यक्रम में आपके समक्ष पहुंचाते जाएंगे। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी में अगले 6 महीनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तूफानी बदलाव आने वाला है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एकनाथ खड़से के जैसे 2-3 नेता और हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह जो हैं एक करप्शन फ्री देश चाहते हैं। इन्होंने ये तहिया कर लिया है कि नमस्ते सदा वत्सदे मातृभूमि। इन्होंने ये सोच लिया है कि देश का धन देश में रहना चाहिए। गलत तरीके से जो भी नेता धन कमाएगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहुत जल्दी 2-3 नेताओं की और बारी आने वाली है। आप जरूर देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, इसमें हम डेफिनेटली समावेश रखेंगे। जी बिल्कुल। पंडित जी, दूसरा मुद्दा जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ और मुंबई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। गुरुदास कामत जी ने इस्तीफा अपना दिया। उसके बाद क्योंकि आप जैसा आपने कहा वो राजीव गांधी से के मित्र थे, और उसके बाद उन पे ये नौबत आई कि वो सोनिया गांधी जी से पत्र लिखते हैं और अपना इस्तीफा पहुंचाते हैं। तो गुरुदास कामत जी की कुंडली में ऐसा क्या है जिससे ये हो रहा है उनके साथ? देखिए, यहाँ तक गुरुदास कामत जी का मैंने अध्ययन किया है, मैंने बहुत गहनता से उनकी कुंडली का अध्ययन किया है। कम से कम 22 से 23 सालों से मैं गुरुदास कामत साहब की कुंडली और उनको व्यक्तिगत तौर पे भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक बहुत ही स्पष्ट और दिग्गज और बहुत ही हेल्पफुल, गरीबों की मदद करने वाला नेता। कांग्रेस में बहुत कम नेता हैं जो इस तरह के आपको मिलेंगे। एक ऐसा नेता जिसने हमेशा कांग्रेस का भला चाहा है, अपना नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी वो व्यक्ति राजस्थान में और गुजरात में 15 दिन में 13 दिन वहां रहते हैं, 13 दिन। और ये उन्होंने मिसिस गांधी को और राहुल जी को मेरा ख्याल से प्रॉमिस किया है कि ये दोनों स्टेट में मैं कांग्रेस को लेके आऊंगा। और डीके मोदी की वेव में वो खुद भी हार गए थे, मगर उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, मैं तो यहां तक देखता हूं कि उनको एलिवेट किया जा सकता है। अच्छा। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, रेजिग्नेशन अभी भी हाईकमान ने उनका एक्सेप्ट नहीं किया है। बिल्कुल। जो आज के गोचर की बात करें और गुरुदास की कुंडली में ग्रहदशा की बात करें, तो एक बात तय है कि इस बात को थोड़ा समय लगेगा। 22 जून से लेकर 22 अगस्त तक, मतलब समय लग सकता है। उनकी कुछ जो मांगे हैं, उन 100 में से 70% मांगे पूरी कर ली जाएंगी, और गुरुदास कामत जो है वो वापस कांग्रेस में रिस्टेन होंगे, वापस वो कांग्रेस में वापस स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि उनके जितने बड़े नेता को कांग्रेस कभी भी गंवाना नहीं चाहेगी। हाँ, गुरुदास की जो डिमांड्स हैं वो डेफिनेटली अच्छी होंगी। उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ गलत डिमांड नहीं की। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो थोड़े गुस्से वाले हैं, मगर जो व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, जो व्यक्ति जिद नहीं करता, वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरे पास बहुत से वालिदैन बच्चों को लेके आते हैं कि ये बहुत गुस्सा करता है, मगर गुस्सा होगा तो ही आगे बढ़ सकता है। मैं तो बोलता हूँ गुस्सा भी एक एसेट है। एसेट के साथ साथ में हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं, वाणी का सुंदर उपयोग करना। गुरुदास को आपने देखा होगा, कितना भी गुस्सा करेंगे मगर वाणी का कभी भी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 अगस्त से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा, 22 तो बहुत थोड़ा मैंने ज़्यादा समय लिया, 2 अगस्त से पहले पहले गुरुदास कामत जो है
वो वापस अपनी गद्दी के ऊपर गद्दी नशी हो जाएंगे, वापस कांग्रेस के वही दिग्गज नेता कहीं भी जो अटकलें लगाई है जा रही हैं कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, वो यहाँ नो, आई डोंट सी इन हिज हॉरोस्कोप, ही इज बॉर्न कांग्रेस एंड ही विल रिमेन कांग्रेसी। तो यहाँ तक उनकी बात करें तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे। उन्होंने त्यागपत्र लेने का सोचा जरूर है, मगर कुछ शर्तों के ऊपर मेरे से जो उनको नहीं सहन हो रहा, क्योंकि कांग्रेस में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो डेफिनेटली महाराष्ट्र के नेताओं के लिए भारी पड़ सकते हैं, चाहे वो चिदम्बरम का राज्यसभा का मुद्दा हो। आप देखिए, ये बात बहुत जरूरी है कि राज्यसभा के लिए यहाँ पर बहुत से दिग्गज नेता थे, आप ले सकते थे, हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दा हो सकता है। या फिर थोड़ा बहुत उनके यहाँ के प्रभारी जो हैं मोहन प्रकाश, उनके साथ में थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ बातों को मानकर कांग्रेस जो है उनको डेफिनेटली अपने पद के ऊपर वापस आसीन करके, और आई एम श्योर गुरदास ने जिस तरह की मेहनत की है, जिस तरह कांग्रेस को उन्होंने राजस्थान में और मोदी के गढ़ में गुजरात में स्थापित किया है, वो बहुत कम नेताओं के अंदर ये मादा होता है, बहुत कम नेताओं के अंदर वो गट्स होते हैं। इसलिए आई सी दिस कि गुरदास विल कम बैक एंड डेफिनेटली वो मिसेस गांधी और कांग्रेस का नाम एक बार फिर रोशन करेंगे। बिल्कुल। पंडित जी, आपकी ये जो भविष्यवाणी है संजय निरुपम के लिए एक इशारा हो सकती है, मुंबई के जो कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं अगले नहीं, यहाँ मैं आपको एक मिनट के लिए, क्योंकि संजय निरुपम की अगर बात करें ना, तो संजय निरुपम ने बहुत अच्छा काम किया है। संजय निरुपम सिर्फ एक वाहद नेता हैं जिन्होंने एकनाथ खड़से के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। ना तो वहाँ कोई प्रिया दत्त आई, ना वहाँ पे अशोक चौहान आए, ना वहाँ पे कोई बड़ा नेता उनके साथ खड़ा हुआ। क्योंकि मैं राजनीतिक भविष्यवाणियाँ करता हूँ और हर राजनीति के पहलू को देखकर उसके ऊपर भविष्य बोलता हूँ। और यहाँ तक संजय निरुपम की बात करें तो डेफिनेटली उसने आंदोलन किया है और कांग्रेस के लिए वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, हार गए, सभी हार गए, सुशील कुमार शिंदे भी हार गए, बिल्कुल। कोई हाँ, संजय निरुपम के लिए हो सकता है, आपने बहुत बड़ा नाम चुना। संजय निरुपम और मोहन प्रकाश और गुरदास कामत में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती हैं, और ये रहेंगी भी। उनकी तीनों की कुंडलियां मेरे पास हैं, ये रहेंगी भी। और मगर गुरदास जो है इन दोनों से बड़ा नेता है, उसको डेफिनेटली ये बात नहीं सोचनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अनुभव से भी वो बड़े हैं। हाँ, अनुभव से भी, और राजीव गांधी के परम मित्र रहे हैं वो। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। राजीव जी उनके घर पे आए हैं, राजीव जी के साथ वो विदेशों में गए हैं, और डेफिनेटली इस वक्त भी कांग्रेस की हाईकमान के आंखों में उनका बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल। पंडित जी, एक ऐसा विषय है आगे जो मुझे उठाना है, और वो है पंडित नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की सेनेट में के सामने जो भाषण किया, उसको लेके अब क्या उसका असर आपको दिखता है, एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, यहाँ तक नरेंद्र मोदी की भाषा, नरेंद्र मोदी की चाल, नरेंद्र मोदी का ऑरा ये देखेंगे तो डेफिनेटली भारत के झंडे को उन्होंने पूरे विश्व में उसका परचम लहराया है। मगर मैं ग्रह दशा की बात करता हूँ। उन्होंने जिस तरह का इंग्लिश में वहाँ भाषण किया, विदाउट देखे, विदाउट याद किए, वो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ी सफलता है नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसलिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर बोला, जिसके बाद आपने देखा होगा कि पूरा हॉल जो है उठकर खड़ा हो गया और सबने तालियां मारी। और उनके मुद्दे इतने गंभीर और इतने ज़बरदस्त थे जिसके लिए पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा। उन्होंने कोई गलत बात वहाँ पे नहीं की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश के एक सच्चे सपूत के रूप में उन्होंने वहाँ पर जो अपनी धाक जमाई, वो आगे भी जमाते रहेंगे। मगर कहीं ना कहीं घर में वातावरण अच्छा नहीं है। हाँ, कभी कभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी ऐसी भाषा का उपयोग कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री ने आज तक बाहर जाकर अपने विरोधियों के बारे में नहीं बोला। आप अपने घर में एक दूसरे के ऊपर छींटाकाटी कर सकते हैं, मगर बाहर नहीं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे वो किसी भी तरह का कांग्रेस की कोई गलती हो या स्कैम हो या किसी भी,
मगर बाहर जाकर उन्होंने कई बार इस बात का वर्णन किया जो सामना ने परसों उठाया। आपने देखा होगा कि मगर अगर इन चीज़ों को माइनस कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी ए योद्धा हैं। और मैंने, आपको याद होगा दर्शकों, जब उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तभी बोला था कि एक ऐसा नेता देश को मिला है जो अतुल्य है, जिसने इस देश को अपने मन से प्रेम किया है। मगर कुछ गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं और उनसे भी हो सकती हैं, और वृश्चिक राशि में जब शनि और मंगल हो तब तो और ख़राब होता है। इसलिए डेफिनेटली कुछ चीज़ें उनको सलाह के तौर पर मैं जो अब बोली हैं उनको ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं बोलनी है। हमारा देश आर्थिक और धार्मिक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप जरूर चर्चा करें जिसमें आपकी पीठ थपथपाई जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में कितने हज़ार गांव में बिजली नहीं है, कितने हज़ार गांव में शौचालय नहीं है। वी डोंट नीड टू डू दैट। द होल वर्ल्ड, आज पूरा विश्व हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित है। वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट। 2 हफ्ते पहले नंबर 2 थे। तो कहीं ना कहीं वी आर ग्रोइंग वर्टिकल। हम जो आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं उसके लिए हमारा देश और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बधाई के पात्र हैं। और कुछ चीज़ों को माइनस करना ही पड़ेगा और आगे ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, अब क्योंकि आज से हमने देखा है मॉनसून की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, और आज हमने देखा है पहली बारिश मैंने सुबह सुबह आज देखी है इस सीज़न की। तो क्या ये ऐसे ही रहेगी वर्षा इस साल? देखिए, सबसे पहले तो इंद्र देवता का हमने आवाहन किया था इसी शो के माध्यम से, और इंद्र देवता ने डेफिनेटली महाराष्ट्र में, हमने जब प्रेडिक्ट किया था अक्षय तृतीया के दिन, उसके बिल्कुल 10 दिन के अंदर अंदर प्री मानसून लातूर, उस्मानाबाद, पूना, नासिक यहाँ पर आ गए थे। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जैसे केरला के तट पर आए तो आज वो उन्होंने महाराष्ट्र में भी प्रवेश कर लिया है। इसलिए मैं तो आप सबके, महाराष्ट्र के सब दर्शकों के माध्यम से और महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके माध्यम से इंद्र देवता को प्रणाम करते हुए ये कहूँगा कि हमारे राष्ट्र और महाराष्ट्र के ऊपर आप प्रसन्न रहें। इसी तरह बारिश इतनी हो जिससे हमारे किसान जो हैं वो आत्महत्या ना करें, और कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं संपन्न और धर्म की तरफ जिस तरह बढ़ते हैं इसी तरह आपका आभार प्रकट करते रहें। अब बारिश कितनी होगी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, आज 11 तारीख है, सिंह राशि में चंद्रमा है, और जब हम गोचर की बात करते हैं, मगा नक्षत्र, और जब हम गोचर की बात करते हैं तो गोचर में ऐसा समझ लीजिए कि 19 जून से बारिश जो है वो पूरे फॉर्म में आनी शुरू हो जाएगी। मगर 2 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो बारिश होगी, इतनी तकलीफ सूखे में नहीं हुई जो मैं पहले भी कहता आया हूँ। 19 जून से लेकर 2 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक, जो 19 जून से तो बारिश अच्छी तरह आ जाएगी। हमारे जो स्रोत हैं भरने शुरू हो जाएंगे, और देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने, वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जिस तरह का लातूर में काम किया है, पंकजा मुंडे बधाई की पात्र हैं क्योंकि वहाँ की पालक मंत्री हैं, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है विदर्भा, मराठवाड़ा में स्रोतों को इकट्ठा करने के लिए, वो आज तक बहुत कम हुआ है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये ध्यान रखा कि उनका किसान जो है उसको पीने के लिए पानी ज़रूर मिले। और यहाँ पर एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी विनायक मेटे ने बहुत बड़ा एक नौकरी का मेला रखा हुआ है पूना में। और वो मेला यानी जितने भी लोग विदर्भा से, मराठवाड़ा से आएंगे उनको नौकरी दिलवाने के लिए उनकी जो पार्टी है शिव संग्राम, वो कटिबद्ध है। और MeMaratha.com उनकी कोई उसमें भी वो लोग कोशिश करेंगे। तो पूरी ये टीम जो है देवेंद्र फडणवीस की, वो अच्छे काम कर रही है। मगर मित्रों, आज भी आपको पानी के स्रोतों को इकट्ठा करके जब तकलीफ होती है उसके लिए रखना चाहिए। ये अभी भी 5 से 10% हुआ है, इसको 70 से 80% करना पड़ेगा, ताकि अगर एक साल अकाल पड़े तो हमारे किसान को आवश्यकता ना पड़े कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई या उसकी फसल खराब हो गई। ये बातें जो हैं ये नेताओं को ही सोचनी पड़ेगी। इसलिए अगले 2 जुलाई से 2 अगस्त तक जो बारिश है, हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको अपने कान खड़े करके अपनी मशीनों की अच्छी तरह से देखकर
बोट्स को अच्छी तरह से देखकर, क्योंकि कई जगहों के ऊपर लंबी चौड़ी बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आम आदमी पानी से त्रस्त ना हो, क्योंकि पहले तो पानी ना मिलने से त्रस्त था, और ये पूरी तरह से गोचर और बता रहे हैं कि मौसम विभाग भी बता रहा है कि 14 से 15% ज़्यादा बारिश होगी, मगर मुझे लगता है 100 से ज़्यादा, एक 100% बारिश तो होनी है, उसके ऊपर 100% और बारिश होने के आसार नज़र आते हैं। इसलिए पानी से त्रास ना हो, इस बात को ज़रूर देखा जाए। बिल्कुल। पंडित जी, वैसे तो हमें आगे मुड़ना है सेंसेक्स की तरफ, क्योंकि सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये, क्योंकि उड़ता पंजाब को लेके आपको मालूम होगा, बॉलीवुड की फिल्म है, अनुराग कश्यप जिसके निर्देशक है, वो फिल्म को लेके बवाल खड़ा हुआ है। सेंसर बोर्ड और पूरा बॉलीवुड आमने सामने खड़ा है, और सेंसर बोर्ड के बारे में कोर्ट से भी निर्णय आना है। तो कहिए, कुंडली इस वक्त क्या कहती है? देखिए, सेंसर पहलाज नहलानी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं उड़ता पंजाब का भी अगर हम आज के दिन गोचर देखते हैं तो सूर्य और शुक्र जो है वो फिल्मों के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐश्वर्या के साथ में जुड़ा हुआ है, फैशन के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये जगमगाती दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह हम शुक्र को मानते हैं। तो यहाँ शुक्र और सूर्य की युति देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये विवाद जो है ये अगले मैक्सिमम एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। और 17 तारीख को अगर, और यहाँ तक 80 कट्स की बात है, 80 में से 5 ही कट होंगे, ना तो सेंसर ना तो पहलाज नहलानी कुछ कर पाएंगे, ना सेंसर बोर्ड कुछ कर पाएगा। डेफिनेटली अब अगर हम फिल्मों की बात करें तो आपको याद होगा गुलशन ग्रोवर एक फिल्म में बोलते थे कि हमारे पंजाब में ऐसा ही होता है। तो स्टेट्स का नाम लेने से कहीं फिल्म में कोई बाधा नहीं आती है। बिल्कुल। इसलिए मैं तो आज के सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि फिल्में जो हैं वो हमारे समाज का एक आईना है, उसको दिखा देना चाहिए। मैं खुद पंजाब से हूँ, इसलिए मुझे भी पता है कि पंजाब में जो हो रहा है वो उड़ता पंजाब में शायद 50% ही दिखाया जा रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए उड़ता पंजाब 17 तारीख को अगर रिलीज़ नहीं हुई तो विद इन नेक्स्ट 3 वीक ये किसी भी फ्राइडे को रिलीज़ होगी, और फिल्म अच्छा व्यापार करेगी, ये बात में कोई दो राय नहीं। सेंसर बोर्ड यहाँ पर केस हार सकता है। बिल्कुल। ये जो फैंस है, फिल्म के फैंस है, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है कि बिना ज़्यादा कट्स के ये फिल्म रिलीज़ हो सकती है। पंडित जी, अब कहिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है सेंसेक्स का, उसकी तरफ मोस्ट फेवरेट जी हाँ, तो वहाँ आ चुके हैं हम। अब बताइए निफ्टी की मार्केट की आगे की लेवल। हाँ, देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिछली बार हमने बोला था कि मार्केट में 27,200 के आंकड़े से नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, और 26,400 हमारा आंकड़ा है। ये मित्रों 2 दिन अभी भी ढीला रह सकता है। 26,635 के ऊपर फ्राइडे को ये बाजार बंद हुआ। 26,350 नीचे का आंकड़ा आज भी मैं इसको पकड़ के चलता हूँ। आज भी अगली बार से हम कुछ सेक्टर भी बताएंगे यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, और ऊपर का स्तर जो है वो 27,300 है। आई एम स्टिल बुलिश ऑन मार्केट। ये मतलब अचानक 500-700 पॉइंट बढ़कर आपको दिखाते तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। और निफ्टी की बात करें तो 8,170 पे निफ्टी बंद हुआ है। मुझे लगता है कि ये 8,050 के नीचे नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 8,050, 8,075 तक ये नीचे को आएगा। ये 8,050 से नीचे आया तो उसी दिन इसके ऊपर बंद होगा। ऊपर का स्तर आज भी मेरा 8,450 है। मार्केट कैन बाउंस बैक लाइक एनीथिंग। 8,350 मिनिमम, 8,450 मैक्सिमम, और स्टॉप लॉस रख के आगे चलें। सोने की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने बोला था कि सोना और चांदी दोनों छलांगे लगा सकते हैं। जैसे ही सोना 28,800 के नीचे जाएगा एक बार फिर बढ़त पाएगा। इसने सोने ने वापस 500-700 रुपए की रोज़ बढ़त पाई, और सोना 30,084 रुपये पे बंद हुआ। सोना डेफिनेटली इस हफ्ते भी बढ़ता रहेगा, 31,000 का आंकड़ा छू सकता है। पर नीचे का स्तर जो है 29,650 आज भी इसका लेवल जरूर है। मार्केट में ऊंचा ज़्यादा है, नीचा कम है, इसलिए मार्केट को 31,000 तक मैं देखता हूँ। सिल्वर एज यूजुअल 38,500 मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, 41,000-42,000 हो जाएगा। फ्राइडे को 41,068 हो गया। आगे आने वाले दिनों में
इस हफ्ते में 42,500 तक सिल्वर जा सकता है और नीचे का स्तर वापस 39,400 हो सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो आपको याद होगा मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बोला था कि क्रूड ऑयल $50 पर बैरल हो जाएगा, बट नोबडी बिलीव्ड मी। $26 पे गया, $22 पे गया, लोग बोलते हैं ये $10 हो जाएगा, 18। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे थे। मगर मित्रों यहाँ पर क्रूड ने $50 का आंकड़ा छू लिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे यहाँ पर भारत में भारतीय रुपए में 3,400 रुपए क्रूड छुआ, मगर थोड़ी सी गिरावट के साथ 3298 पे बंद हुआ। 32 से नीचे नहीं जाता, ये वापस $54 और 3,450 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। एक बात ध्यान रखें, क्रूड में और सिल्वर में, सिल्वर अगले 6 महीनों में 45,000 भी जाएगा। अगर आप 6 महीने की अवधि में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने कई सारे मुद्दों पे मार्गदर्शन किया है हमारे प्रेक्षकों को, दर्शकों को। अगले हफ्ते में हम चाहेंगे कि हम धीरे धीरे अमेरिका के इलेक्शन के बारे में भी बोलना, भविष्यवाणी करना शुरू कर दें। बिल्कुल, अभी तो कैंडिडेट जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। और डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प, बर्नी सैंडर्स जो है वो तो विड्रॉ कर गए। हाँ, हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की कुंडलियों के बारे में बहुत गहनता से मैं रोज़ अध्ययन कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं विदेशी पत्रकार जो हैं पूछ रहे हैं। मगर अगली बार सबसे पहले हम जो ये भविष्यवाणी करेंगे ये जय महाराष्ट्र के राजमंत्र के माध्यम से करेंगे। इसलिए दर्शकों को जो इंतज़ार था, आपको लिखते थे, मुझे लिखते थे, वो अगले हफ्ते आपको ये भविष्यवाणी सुनने को मिलेगी। ज़रूर, हमारा सौभाग्य होगा वो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हिस्सा लिया हमारे प्रोग्राम में। जाण्यापूर्वी एक छोटंसं, कारण आपल्याला पत्र येत असतात, आपण काही दर्शकांची नावं मी आता वाचून दाखवणार आहे, त्यांचे आभार खूप खूप। ज्योती दुबे, खामगाव बुलढाण्याहून त्यांनी लिहिलं आहे, अभिजित भुजबळ आहेत, विजया ठुसे, मोहसिन मुल्ला, स्वप्नील निकम, राहुल कुलकर्णी, सागर शहा, हे सगळे महाराष्ट्रभरातनं ही सगळी पत्र आपल्याला आलेली आहेत आणि त्यांना पंडितजींकडनं भविष्यवाणी दर आठवड्याला ऐकायला आवडत असते। या नोटवर आज या कार्यक्रमात आपण इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।